हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एसआर थ्योरी के नाम से बहुत फेमस है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। फ्रेंड्स, आपने इस थ्योरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम में एक आध नंबर का क्वेश्चन तो थॉर्नडाइक से आ ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक कौन थे। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक जो थे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक और ये एक पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी और पशुओं के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? फर्स्ट 1913 में लिखी, जो थी शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरी थी एनिमल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, इन्हें पशुओं के बारे में भी बहुत नॉलेज थी, इसीलिए उन्होंने पशुओं पर भी बुक लिखी थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जब इन्होंने पहली पुस्तक लिखी 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद से ही शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग दिशा मिली, इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन चाइल्ड साइकोलॉजी का किसे जनक कहा जाता है या फादर कौन है? तो वह है थॉर्नडाइक। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने सीखने का नियम बताया कि बालक कैसे सीखता है। इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने फ्रेंड्स ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक किस तरीके से सीखता है और कैसे ज़्यादा प्रभावी सीखता है। इसे अभी हम आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे अभी। तो इनका सिद्धांत जो था वो भूखी बिल्ली पर निर्धारित था और जिसमें उद्दीपक एक मृत मछली थी। आप ये बात भी याद रखेंगे कि किस पर सिद्धांत निर्धारित था? बिल्ली पर। और उद्दीपक क्या था? मृत मछली। इसके सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? उत्तेजना और प्रतिक्रिया से संबंध होने से ही व्यक्ति सीखता है। ये क्या कहते थे कि व्यक्ति कैसे सीखता है? जब व्यक्ति उत्तेजित होता है किसी भी चीज़ के लिए, वह प्रतिक्रिया करता है। जब उसकी उत्तेजना और उसकी क्रिया में संबंध हो जाता है तब मनुष्य सीख जाता है। इसे अभी आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। समझते हैं इनका प्रयोग, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ये हैं फ्रेंड्स इनके कुछ नाम। पहले इसके नाम समझ लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नाम से पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा सीखने के संबंध का सिद्धांत। चौथा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। पांचवा एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे नामों से ही इसको जाना जाता है, बट सबसे मेन जो है, जो मोस्टली पूछा जाता है, वो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आपने सुना भी होगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इससे इसको ज़्यादा पूछा जाता है। एसआर थ्योरी के नाम से इसको ज़्यादा पूछा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है और एसआर थ्योरी से। एसआर, एस का मतलब होता है स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ये इसका ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स ये लिखा है मैंने, थ्योरी ऑफ स्टिम्युलस रिस्पॉन्स। तो यही एस है और ये आर है। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टिम्युलस एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। चलिए, ये 4 नाम आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कीजिएगा। वैसे सभी से पूछा जाता है, बट मोस्टली क्वेश्चन इन चारों से ही बनते हैं। चलिए अब जानते हैं कि थॉर्नडाइक के कैसे नियम थे, उन्होंने कैसे नियम दिए थे। तो फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने अपने नियमों को 2 भागों में बांटा था। वर्गीकरण उन्होंने 2 भागों में किया था। पहला उन्होंने कहा था जो मुख्य नियम है, और फिर दूसरे उन्होंने रखे थे गौण नियम। तो मुख्य नियम उन्होंने बताए 3, इन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप नाम देख लीजिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव भी सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं? बहुविध अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनको जानते हैं अच्छे से और जानते हैं सिद्धांत को भी, क्योंकि अब आपको समझ आने वाला है कि मैं अभी तक उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं या बालक कैसे सीखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का
जो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो। तो इसमें है अनुक्रियाकर्ता। अनुक्रिया, देखिए क्रिया का मतलब काम, अनुक्रिया कौन कर रहा है? भूखी बिल्ली कर रही है। और उद्दीपक क्या है? मछली। आप याद रखेंगे उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। आपके पास क्या टारगेट है? तो वो है मछली। जैसे सपोज इस टाइम अनुक्रियाकर्ता कौन है? आप। और आपका उद्दीपक क्या है? जो भी टीचिंग एग्जाम आपने फिल किया है, चाहे वो सीटेट हो या वो यूटेट हो, आपका लक्ष्य है, आपको उसे प्राप्त करना है, तो वह है आपका उद्दीपक। और अनुक्रियाकर्ता हो आप। जब तक आपका उद्दीपक है, आप उसको पाने के लिए ज़्यादा ललायत हैं, या आप उसको पाने चाहते हैं, जितना पाना चाहते हैं उतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लगेगा अरे रहने दो, क्या करना है, नहीं भी पास हुए तो कोई बात नहीं, तो आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके अंदर उतनी हंगर भी होनी चाहिए ना, उसके लिए ड्राइव भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए इसको और आगे समझ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा। SR बॉन्ड, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, एक पिंजरा था जिसमें बिल्ली को बंद किया गया, उसमें एक लीवर लगाया गया, पिंजरे के बाहर एक मृत मछली रखी गई। अनेकों प्रयास करते करते लीवर पर पैर लगते ही पिंजरा खुल जाता था। फ्रेंड्स, हुआ क्या? अब एक बिल्ली को अंदर बंद किया गया, बाहर रखी गई मछली। ऑब्वियस है उसको उसकी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, वो खाना चाहती है। वो अगर वो भूखी है तो वह कोशिश करेगी, कोई भी होगा तो वो कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा इधर उधर इधर उधर। अचानक उसका पैर पड़ जाता है लीवर पर और वह खुल जाता है और बाहर आकर वह मछली खा लेती है। ऐसा ही प्रयोग कई बार बिल्ली पर किया गया। तो अंत में क्या हुआ? अंत में यह हुआ कि वह अब उसके कम प्रयासों से वह लीवर खोलने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया, जैसे सपोज सपोज बिल्ली थी, पहली बार हो सकता है उसने 100 बार कोशिश की होगी, तब लीवर दब गया। फिर उसके बाद उसने 80 बार की होगी, धीरे धीरे 70 बार, 60 बार, उसे पता चल गया कि हाँ भाई, इस लीवर को दबाने के बाद गेट खुल जाता है और मुझे मछली मिल जाती है। तो यह ही है स्टिम्युलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत। मतलब इसमें अनुक्रियाकर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? भूखी बिल्ली यानी कि आप। और लक्ष्य कौन सा है? स्टिम्युलस कौन है? मृत मछली यानी कि आपका टीचिंग एग्जाम। और मोटिवेशन क्या है? खुशबू। आप मोटिवेशन क्या ले सकते हैं? जॉब, आपकी जॉब है ना, आपको चाहिए। और ड्राइव है भूख, आपको हंगर होनी चाहिए उस जॉब के लिए, तभी आप ये एग्ज़ाम पास करेंगे या तभी आप पढ़ेंगे, है ना। अगर ड्राइव नहीं है, सपोज भूख ही नहीं है बिल्ली को, तो आप अगर आगे उसके 10 मछली भी रख दे तो वो कोशिश नहीं करेगी, है ना। तो भूख होनी भी तो ज़रूरी है। तो यह ही है SR बॉन्ड। क्या? जब कोई भी मनुष्य, कोई बालक, कोई जानवर, कुछ भी स्टिम्युलस के लिए रिस्पॉन्स करता है, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए रिस्पॉन्स करता है, उसे ही SR बॉन्ड कहते हैं। तो यही सेम है लर्निंग में। अगर कोई बच्चा लर्निंग करना चाहता है तो उसको आपको ऐसा स्टिम्युलस देना पड़ेगा, ऐसा उसको आप उद्दीपक देंगे, तभी वह उस काम को कर पाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये तो था सिद्धांत। अब जान लेते हैं नियमों के बारे में कि थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लिए क्या नियम दिए। अगर आपने किसी बच्चे को कुछ भी लर्निंग करानी है, इफ़ेक्टिव लर्निंग करानी है, तो क्या नियम है? फर्स्ट है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडी मतलब रेडी, आप रेडी होंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। आप जितने तत्पर होंगे उतना ही सीखते हैं। अगर बच्चे को सिखाना है तो तत्पर बनाना होगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांवेगिक सभी प्रकार से तत्पर है तो ही जल्दी सीखेगा, वरना देर लगेगी। मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप नाम से भी समझ रहे हैं कि रेडीनेस मतलब तत्पर। कोई बच्चा जितना ज़्यादा तैयार होगा उतना ही सीखेगा। सपोज कोई बच्चा है, उसे भूख लगी, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था पहले भी। फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा है, उसे भूख लगी है और आप उसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ेगा? नहीं ना। उसे पहले उसको तत्पर बनाना पड़ेगा, उसकी पहले भूख खत्म करनी पड़ेगी। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज कोई बच्चा है 3rd क्लास में, आप उसे 5th क्लास का क्वेश्चन समझा दें या 7th क्लास का क्वेश्चन समझा दें, तो क्या वो कर पाएगा? क्योंकि वो तत्पर नहीं है, उसको करने के लिए रेडी ही नहीं है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है सिंगिंग में और आप उसको स्विमिंग सिखा रहे हैं, तो क्या वो सीखेगा? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो सीखेगा भी, बट उतने इंटरेस्ट से नहीं सीखेगा और बहुत दिनों में सीखेगा, है ना। तो यही चीज़ है तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक कहते थे कि बच्चे को अगर आपने कुछ सिखाना है, कुछ लर्निंग करानी है, तो आपको उसे तत्पर बनाना पड़ेगा, उसे रेडी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रयास का नियम, यानी कि
फर्स्ट पॉइंट था तत्परता का नियम, सेकंड है प्रयास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। फ्रेंड, प्रैक्टिस से पता चल रहा है, प्रयास से पता चल रहा है, किसी भी चीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब ये प्रयास होता है दो तरीके का, पहला प्रयोग और दूसरा अप्रयोग। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम कोई चीज़ सीखते हैं और हम उसका प्रयोग करते रहते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ होती है हम उससे सीखते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा, जिसका प्रयोग हम नहीं करते उसे हम भूल जाएंगे ना। जब भी वो अचानक से हमारी लाइफ में अगर वो सिचुएशन आ गई तो हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सपोज़ किसी ने शादी से पहले कंप्यूटर सीखा था और शादी तक उसने कुछ उसे यूज़ नहीं किया, शादी के 10 साल बाद एकदम उसे जॉब करनी पड़ गई, उसने कंप्यूटर हाथ लगाया, तो क्या वो उतने इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएगी? उसे टाइम लगेगा। और यही अगर उसने पहले से ही कंप्यूटर को यूज़ कर रही होती तो वह अच्छे से काम कर सकती थी कंप्यूटर पर। तो यही है प्रयास का नियम। सीखने के बाद जिस कौशल का प्रयोग हम करते रहते हैं उसमें त्रुटियां कम होती हैं और हम सफल हो जाते हैं, और सीखने के बाद जिस कौशल का प्रयोग नहीं करते हैं या कम करते हैं उसमें त्रुटियां अधिक होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिस काम को करने के लिए हम जितना प्रयास करेंगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही हम प्रभावशाली होंगे। सपोज़ आप साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने साइकिल चलानी स्टार्ट की और आप गिर गए तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं ना। बट आपको उसको बार बार चलाना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। और उसका प्रयोग आप स्कूटी सीखने में भी कर सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी आ गई तो आपको स्कूटी भी आ जाएगी। तो उसे ही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसे आप दूसरी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाव का नियम। जिसका प्रभाव हम पर सकारात्मक पड़ता है उससे हम अधिक प्रभावित होते हैं तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं। फ्रेंड, जैसे सपोज़ एक बच्चा है, उसने कोई अच्छा काम किया, उसे इनाम मिल गया, उसकी शाबाशी हुई, उसकी वाहवाही हुई, तो क्या वो उस काम को दोबारा करेगा? बिल्कुल करेगा। और यही अगर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, उसने कोई गलत काम किया, उसे पिटाई लग गई, उसे किसी से डांट पड़ गई, तो क्या वो उसे दोबारा करेगा? नहीं करेगा। तो उसे कहते हैं प्रभाव का नियम, कि हम पर जिस चीज़ का जैसा प्रभाव पड़ता है हम उसी चीज़ को करते हैं। अगर हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव है तो हम उस काम को बार बार करेंगे, अगर नकारात्मक प्रभाव है तो हम उस काम को बार बार नहीं करना चाहेंगे। तो यह होता है प्रभाव का नियम। चलिए अब आगे करते हैं, जो कि है गॉड नियम। फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं, अपने मुख्य नियम और गॉड नियम। ये नियम हम कर चुके हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और ये है अधिगम के गॉड नियम जिन्हें हम अब करने वाले हैं। हाँ, तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रमुख नियम, मुख्य नियम समझ आए होंगे। तो चलिए अब करते हैं गॉड नियम। पहला है बहुविध अनुक्रिया का नियम। किसी भी कार्य करने के लिए कई विधियाँ होती हैं। बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सी अनुक्रिया करता है और उसमें से उचित, प्रभावकारी तथा सही अनुक्रिया ढूंढ लेता है जिससे परिणाम तक पहुंचा जा सके। फ्रेंड्स, कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को अपने लिए डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं जल्दी काम कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ किसी जगह पर जाने के लिए कई रास्ते हैं और आपको तीनों रास्ते पता है, तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे? जो छोटा होगा, जिससे जल्दी पहुंचा जाएगा, जो अच्छा हो, है ना। तो आप अपना परिणाम खुद ही निकाल लेते हैं। या फिर अगर रास्ता छोटा है बट बहुत ख़राब है, गड्ढे हैं, टाइम उसमें उतना ही लग जाता है, तो आप क्या सोचेंगे कि बड़े रास्ते से ही चलते हैं, कोई बात नहीं, छोटे रास्ते में भी टाइम तो उतना ही लगता है और गाड़ी भी ख़राब होगी जब गड्ढों में जाएंगे, तो इसलिए बड़ा रास्ता ही ठीक है। तो ये होता है यह नियम कि बच्चा किसी भी चीज़ को करने के लिए वो अपनी अनुक्रिया खुद ही ढूंढ लेता है जिससे उसे परिणाम तक आसानी से पहुंचा जाता है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। इसमें क्या है, किसी भी कार्य को मन से सीखने की प्रवृत्ति ही मनोवृत्ति है। मन माने अपने मन से कोई कार्य अगर कोई सीखना चाहता है उसे कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। किसी बच्चे की किसी कार्य को करने की मन की इच्छा होगी तो वह जल्दी सीख जाएगा, अन्यथा कठिनाई होगी या देर से सीखेगा। फ्रेंड्स, ये पीछे वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे जो गॉड नियम थे वो कहीं ना कहीं प्रमुख नियमों से ही निकले हैं, तो उससे ही रिलेटेड है। मनोवृत्ति से भी वही मतलब है, अगर आपका मन होगा तो आप अच्छे से करेंगे, मन नहीं होगा तो उस काम को सही से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आंशिक क्रिया का नियम। किसी भी काम को एक साथ सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आंशिक मतलब
टुकड़ों में या आधा, और क्रिया मतलब काम। आप किसी भी काम को टुकड़ों में करें, बांट बांट कर करें। अगर कोई भी बड़ा काम है उसे इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, तो क्या करना है आपको, किसी भी काम को एक साथ सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु यदि उसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अंशों में विभाजित करके सीखेंगे तो आसानी होगी और सीखने के परिणाम भी स्थायी होंगे। मतलब आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहेगा अगर आप कोई काम उसे टुकड़ों में बांट बांट कर करेंगे। तो सपोज़ आपने टेंस सीखने हैं, तो पहले आप वर्ब की फॉर्म सीखिए, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखिए, फिर परफेक्ट सीखिए, फिर कंटिन्यूअस सीखिए। ये थोड़ी आपको डायरेक्ट एकदम सेंटेंस बनाने को दे दी जाए तो आप कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना। तो काम को बांट कर कीजिए, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके सीखिए। पहले आप प्लस सीखिए, फिर आप कैरी वाले प्लस सीखिए, फिर आप माइनस सीखिए, फिर आप बोरो वाला माइनस सीखिए। एकदम से आप डायरेक्ट एकदम तो गाड़ी नहीं पकड़ सकते ना। तो वही पॉइंट है आंशिक क्रिया का नियम। चलिए अब 2 नियम बचे हैं, जो कि हैं ये 2, इनके अलग अलग नाम हैं फ्रेंड्स, वो भी मैंने लिखे हैं, आप याद रखिएगा। सादृश्यता का नियम भी कहते हैं इसे, यानी कि अनुरूपता का नियम। मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति अपने पूर्वानुमानों और अपने प्रयत्नों से अपनी समस्या की तुलना करता है, फिर उसके अनुरूप ही उसका समाधान निकाल लेता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने जो उसके पहले के प्रयत्न थे, जो उसने पहले उस काम को करने के लिए किए थे, उसी की तरह की समस्या को करने के लिए प्रयोग किया था, उससे उस समस्या की तुलना करेगा और उसके अनुरूप ही उसका समाधान निकाल लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है और इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। सपोज़ जैसे आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था साइकिल का, साइकिल चलानी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, स्कूटी भी आराम से चला लेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना खुद ही आता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 घंटे में भी स्कूटी सीख सकते हैं, है ना। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, यही कि व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। पहली पुरानी परिस्थिति आपकी क्या थी, साइकिल की, आपको साइकिल आती थी। अब आपकी नई परिस्थिति क्या है, स्कूटी, आपने स्कूटी चलानी है। तो क्या है, क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आपने क्रिया का स्वरूप तो वही रहा, आपने जैसी साइकिल चलाई है वैसी ही स्कूटी चलाएंगे, बट परिस्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप अपने पूर्वानुमानों का प्रयोग करते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं। जैसे सपोज़ आपने ड्राइविंग करी, अगर आपको साइकिल स्कूटी अच्छे से चलानी आती है तो आप, लेकिन गाड़ी बिल्कुल अलग है, उसमें अलग गेयर्स होते हैं, सब कुछ अलग चीज़ होती है, वो बहुत अलग है साइकिल और स्कूटी से। लेकिन उसमें क्या है, आप अपना पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमें इतनी जगह में से गाड़ी निकल जाएगी या नहीं। अगर आपको साइकिल स्कूटी अच्छे से आती है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इतनी जगह से गाड़ी निकल सकती है और इतनी जगह से गाड़ी नहीं निकल सकती। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ये करती हैं आपकी अपने पूर्वानुमानों पर। आप अपना पूर्वानुमान लगाते हैं, अपने प्रयत्न करते हैं और अपनी समस्या की तुलना करते हैं और फिर उसके अनुरूप ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये तो है कार वाला एग्जाम्पल और ये है स्कूटी वाला एग्जाम्पल। आई होप फ्रेंड्स आपको थॉर्नडाइक अच्छे से समझ आया होगा और अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। SR बॉन्ड में SR थ्योरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।